हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेशनल अफेयर के टॉपिक से। जो क्वेश्चंस इसमें कवर किए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप जनवरी मंथ के। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है, कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट
तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना पहला टॉपिक देखते हैं। आज हम पहले टॉपिक पे जिस पे बात करने वाले हैं वो है स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर। इंडिया और जापान ने एक एमओयू साइन किया है कि इंडिया के जो लोग किसी पर्टिकुलर फील्ड में हैं, इनको कोई पर्टिकुलर स्किल आती है तो वो, और उसके साथ साथ अगर उनको जापानीज लैंग्वेज भी आती है तो इंडिया से स्किल्ड लेबर जापान जाएंगे एंड वहाँ पे उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये एक एमओयू साइन हुआ बिटवीन इंडिया एंड जापान इन द फील्ड ऑफ स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इससे कि स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर के अंडर या फिर ये किन के बीच में, किन दो कंट्रीज के बीच में साइन हुआ है, या फिर इंडिया और किस के बीच में स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर का एक एमओयू साइन हुआ। तो ये हुआ था इंडिया एंड जापान। ऑलराइट, इंडिया से जापान जाएंगे वर्कर्स, जो भी स्किल्ड वर्कर होंगे ना इंडिया से जाएंगे एंड उनको जापानीज लैंग्वेज भी आनी चाहिए। तो टोटल 14 सेक्टर्स में अगर उनको जापानीज लैंग्वेज आती है और वो स्किल्ड है तो टोटल 14 सेक्टर्स अवेलेबल हैं जापान में जहां पे वो जाके वर्क कर सकते हैं। ऑलराइट, और ये किसके अंडर आते हैं? स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर के। इसके बारे में अगर कुछ हम पढ़ें कि द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव द साइनिंग ऑफ अ एमओसी मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान that pertains to sending specified skilled workers to Japan. As per the MOC, the Indian workers who qualify the required skill and Japanese language test can work in 14 specified sectors. मतलब एक एमओसी जो कि मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन साइन हुआ किन के बीच में? इंडिया एंड जापान के बीच में, जो कि क्या करेंगे? स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स के लिए, मतलब वर्कर जिनको कोई भी स्किल आती है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में उनको स्किल आती है और उनके साथ साथ अगर उनको जापानीज लैंग्वेज भी आती है, टेस्ट वो क्लियर करते हैं, तो जापान जाकर वो 14 सेक्टर्स में, स्पेसिफाइड सेक्टर्स में काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, these Indian workers will also be granted a new status of residence of specified skilled worker by Japanese government. स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर का एक दर्जा दिया जाएगा जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा इन इंडियन वर्कर्स को जो इंडिया से जापान जाएंगे। अंडर दिस एमओसी अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप विल बी सेट अप फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एमओसी। इट विल ऑल्सो एनहेंस पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट, फॉस्टर मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स फ्रॉम इंडिया टू जापान। ऑलराइट, ताकि एक एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है कि बाहर जाके, जापान जाके लोग काम कर सकते हैं। बस आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्किल आनी चाहिए एंड साथ साथ आपको जापानीज लैंग्वेज टेस्ट भी पूरा करना है। तो ये था आपका स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक पैक्ट साइन किया है 7 एशियन कंट्रीज के साथ, जो कि हैं जापान, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया एंड वियतनाम। आपने देखा ये सारी पास की कंट्रीज हैं, तो इन्हीं कंट्रीज के साथ इंडिया की बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती रहती हैं। तो करंटली जो एक न्यूज़ आई थी वो ये थी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने 7 एशियन कंट्रीज के साथ फॉर कॉपरेशन इन मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए एक एमओयू साइन किया। ठीक है, तो किसने साइन किया ये देखते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने किन के साथ साइन किया है? 7 एशियन कंट्रीज के साथ साइन किया ये। ठीक है, जैसे आपने दिखाया है, किस चीज़ के लिए? कॉपरेशन इन मैरीटाइम रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। 7 एशियन कंट्रीज, और वो 7 एशियन कंट्रीज कौन कौन सी रहने वाली हैं? वो है जापान, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया एंड वियतनाम। ठीक है, इनके साथ एक डील्स हुई है कि मतलब अगर कोई भी मैरीटाइम ऑपरेशन हुआ या रेस्क्यू हुआ आपके उस एरिया में, पैसिफिक ओशन में या इंडियन ओशन में, इस साइड आपके बे ऑफ बंगाल में, अगर यहाँ पर जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ गया, यहाँ पर अगर कोई भी दिक्कत होती है, किसी को रेस्क्यू करना है या किसी को हेल्प चाहिए, तो ये सब मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और ये 7 एशियन कंट्रीज ने साइन किया है, जापान, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया एंड वियतनाम ने मिलकर। ठीक है, चलिए इसके बारे में अगर हम कुछ चीज़ें पढ़ें। इंडियन कोस्ट गार्ड हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद 7 एशियन कंट्रीज, जापान, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया एंड वियतनाम फॉर कॉपरेशन इन मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसको MSAR के नाम से भी बोला गया।
आईसीजी जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड इज कंडक्टिंग मैरीटाइम एक्सरसाइजेज एंड ट्रेनिंग एक्टिविटीज रेगुलरली विद दीज कंट्रीज। इनके साथ कभी कोई किसी जापान के साथ एक्सरसाइज हो रही है, कभी थाईलैंड के साथ, कभी म्यांमार के साथ, कभी श्रीलंका के साथ, ठीक है, ताकि इससे क्या होता है कि एक कॉपरेशन भी बना रहे और दोनों की जो दोनों कंट्रीज के रिलेशन है वो अच्छे और आगे बढ़ सके। इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू सार 1979 ratified in May 2001. The SAR has been established in India and is controlled and coordinated by ICG through 3 maritime rescue coordination centers मुंबई, चेन्नई एंड पोर्ट ब्लेयर। मतलब जो ये SAR है आपका, सर्च एंड रेस्क्यू, इसके अंडर जो हम 3 मेन सेंटर्स आते हैं, कोऑर्डिनेशन सेंटर्स आते हैं, मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर्स, वो हैं, ये भी याद रखने की चीज़ है, मुंबई, चेन्नई एंड पोर्ट ब्लेयर। ऑलराइट। फिर सार कम्युनिकेशन चेक एक्सरसाइजेज ऑल्सो कंडक्टेड विद मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ जापान, फिलीपीन इनके साथ। तो ठीक है, मेन चीज क्या याद रखने की है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने आपका एमओयू साइन किया था इंडिया के 7 एशियन कंट्रीज के साथ। किस लिए? फॉर कोऑपरेशन इन मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। इसको हम क्या कह सकते हैं? MSAR। ऑलराइट। तो कौन कौन सी कंट्रीज है ये? और वो जापान, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया एंड वियतनाम। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एक सोलर पावर प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है ऑकरिज एनर्जी के द्वारा, कि दिल्ली में 1000 स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, जिसमें आप दिल्ली स्कूल्स आ गए, आपके केवीएस आ गए, इन सब में क्या करेंगे, इनकी रूफ पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, ताकि क्या है कि ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को बढ़ावा दिया जा सके, सोलर एनर्जी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। तो ये स्टार्ट किसने किया? ये स्टार्ट किया, या कंपनी का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है, ये है ऑकरिज एनर्जी। ठीक है, इन्होंने किनके साथ एग्रीमेंट साइन किया? दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, और जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल हो गए एंड आपके केंद्रीय विद्यालय हो गए, इन सब के ऊपर या इनकी छत को यूटिलाइज की जाएगी, ताकि एक सोलर एनर्जी या फिर एक रिन्यूएबल एनर्जी को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल को एक बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सबसे पहले क्या कि ये तो सोलर पावर प्रोजेक्ट है। सोलर पावर प्रोजेक्ट किन के द्वारा? दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स आएंगे इसके अंडर, एंड केवीएस आएंगे, केंद्रीय विद्यालय के स्कूल आएंगे। ठीक है, जो कंपनी का नाम है बाय, जो जिसने ये स्टार्ट किया, जो कंपनी करेगी, वो है ऑकरिज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ऑकरिज एनर्जी कह सकते हैं आप इसको। फिर ये कहा जा रहा है कि कितने स्कूल होंगे? ये जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल हैं, ये याद रखना 1000 स्कूल्स होंगे, एंड इनकी रूफ पर लगेंगे ये सारे सोलर पैनल्स। ऑलराइट, चलिए इसके बारे में अगर हम पढ़ें, ऑकरिज एनर्जी, अ सोलर एनर्जी फर्म हैज साइंड एग्रीमेंट विद दिल्ली गवर्नमेंट एंड केंद्रीय विद्यालय संगठन टू सोलराइज स्कूल्स इन दिल्ली। The project will be developed by Oak Ridge and subsidies under the Ministry of New and Renewable Energy Capital Subsidy Scheme for Government Buildings। मतलब गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के लिए अगर कोई सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी तो ये रेट होगा। मत इस चीज़ में आप ना घुसिए। मेन चीज़ क्या याद रखनी है आपको, जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, ऑकरिज एनर्जी का नाम किसके साथ? दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स एंड केंद्रीय विद्यालय संगठन, या केंद्रीय विद्यालय के जो स्कूल्स हैं उनके साथ, उनकी छत पे ये लगेंगे। The installation of the power plant will help in making institution energy independent, reduce their electricity bills and generate additional income through the sale of surplus power। सेल कैसी होगी? मतलब अगर वो सोलर एनर्जी के पैनल्स आप छत पे लगाते हैं एंड आप एक्सेस अमाउंट में एनर्जी जनरेट करते हैं, तो क्या होता है, वो एनर्जी सरकार आपसे यूज करके बाकी जगह भी डिलीवर कर सकती है, बाकी किसी घर में यूज आ सकती है। तो उससे आपका एक तो कॉस्ट भी रिड्यूस होगा, एंड नेचर, आपके एनवायरमेंट को भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, एंड साथ साथ आप छोटा सा अमाउंट एक अर्न भी कर सकते हैं। ऑकरिज हैज सेट अ टारगेट टू सोलराइज 1000 स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बाय 2022। तो ये है आपका ऑकरिज एनर्जी ने इनिशिएटिव लिया, दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स एंड केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो स्कूल्स हैं उनको सोलर एनर्जी पावर्स प्लांट एज अ यूज किया जाएगा, उनकी छत पर पैनल्स लगाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मैत्री सेतु ब्रिज के बारे में। मैत्री सेतु ब्रिज, आपके जो क्वेश्चन इस टॉपिक से फ्रेम होंगे ना, वो 3-4 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ये किन 2 लोकेशंस को कनेक्ट करेगी, या किन 2 प्लेसेस को कनेक्ट करने वाला ये ब्रिज है। ठीक है, मैत्री सेतु ब्रिज, त्रिपुरा और बांग्लादेश। दूसरा, ये किस रिवर पे बिल्ट है?
ये आपका फैनी रिवर पे बिल्ट है, ठीक है। फिर कितना लंबा है, ये आपका 1.9 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है। ऑल राइट, आई रिपीट, लोकेशन किन दो लोकेशन को कनेक्ट करेगी, किस रिवर पे बिल्ट है, और लेंथ तो आपको बताई दी 1.9 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर हम इसके बारे में क्वेश्चन देखें तो मैत्री सेतु ब्रिज ये आपका किन दो प्लेसेस को कनेक्ट करेगी, ये बिटवीन कहाँ बन रहा है, पहले तो यही देख लेते हैं। ये बन रहा है त्रिपुरा एंड किसको, बांग्लादेश को कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा जो इससे जॉब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी डेवलप होंगी, तो एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये आपका याद रखिए 1.9 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। एंड ये किस रिवर पे बना है, ये क्वेश्चन आ जाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने के चांसेस हैं कि मैत्री सेतु ब्रिज किस रिवर पे बिल्ट है, तो ये आपका फैनी रिवर पे बिल्ट है, ठीक है। ये आपका फैनी रिवर पे बिल्ट है। अगर इसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ें, 128 करोड़ रुपीस में बना ये मैत्री सेतु ब्रिज विच कनेक्ट साउथ त्रिपुरा विद रामगढ़ ऑफ बांग्लादेश एंड प्रोवाइड एक्सेस टू चित्तौंग सी पोर्ट इज ऑल सेट टू बी ओपनड इन फ्यू मंथ्स. Construction was started in 2017 but got delayed due to COVID-19 pandemic. 1.9 kilometer long Feni bridge is also known as Maitri Setu was built over river Feni. ठीक है, आ गया रिवर फैनी, याद रखिए इंपॉर्टेंट। इसको क्या फैनी ब्रिज भी बोल देते हैं और या मैत्री सेतु ब्रिज, क्योंकि फैनी रिवर पे बिल्ट है ये। द ब्रिज हैज बीन टेकन ओवर बाय द नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड. The project execution authority will check the and recheck the safety and standard of this work. All right, तो मैत्री सेतु ब्रिज किस रिवर पे, फैनी रिवर पे बना है, किन दो प्लेसेस को कनेक्ट करेगा, त्रिपुरा एंड बांग्लादेश। जो हम सेशन आज आपके जैसे ये टॉपिक वाइज सेशन लेते हैं ना, ये आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे वो यही तो क्वेश्चन है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये एक रिवीजन के तौर पे बिल्कुल अच्छे से समझिए, क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा नॉलेज आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। मैं जानता हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करना इज लाइक वेस्ट ऑफ टाइम। आपको टू द पॉइंट नॉलेज चाहिए, आपको चाहिए कि पेपर में जो चीज़ पूछी जाए हमें वो पढ़ाइए। तो हम आपको वही पढ़ा रहे हैं इसमें कि जो टू द पॉइंट बात है कि ये क्वेश्चन बन सकता है या फिर ये क्वेश्चन बन सकता है। तो जो क्वेश्चन बन सकता है पर्टिकुलर टॉपिक से आपको सारा पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए जैसे अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है कि इंडियन आर्मी अभी प्रोक्योर करेगी 12 पेट्रोल बोट्स फ्रॉम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ये किस लिए जाएंगे, ताकि पेट्रोलिंग होगी अब पैंगोंग लेक में, जो कि लद्दाख रीजन में, ठीक है। और ये सारा जो प्रोक्योर किए जाएंगे 12 पेट्रोलिंग बोट्स, ये किसके अंडर आता है, ये आत्मनिर्भर भारत के अंडर आएगा। ऑल राइट, तो चलिए इसके बारे में देखें कि इंडियन आर्मी प्रोक्योर करेगी पहली चीज तो 12 पेट्रोलिंग बोट्स, ठीक है। किससे लेगी, किस कंपनी के द्वारा ली जाएगी, वो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के थ्रू। ऑल राइट, देन किस रीजन की वजह से, ताकि पैंगोंग लेक में पेट्रोलिंग की जा सके। एंड पैंगोंग लेक है कहां आपकी, ये लद्दाख रीजन में, ठीक है। पैंगोंग लेक में पेट्रोलिंग के लिए आपकी 12 पेट्रोल बोट्स ली जा रही हैं इंडियन आर्मी के द्वारा। किस कंपनी से, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। एंड ये सारा प्रोसेस आपका किसके अंडर आ जाता है, ये आ जाता है आत्मनिर्भर भारत के बारे में, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत के अंडर ये सारा आ जाता है ऑपरेशन। ऑल राइट, इसके बारे में अगर हम कुछ पढ़ें तो Indian Army has signed an agreement with Goa Shipyard Limited, a state-run public sector, to procure 12 high-performance petrol boats to boost its surveillance of major water bodies like Pangong Lake in eastern Ladakh and its surrounding, including those in high-altitude areas. These petrol boats expect to be delivered by May 2021. The construction will be done at GSL Goa under the program Atmanirbhar Bharat, and only a few crafts will be in the world for such specialized operations. India started its surveillance of the lake after the violent clash began in the early May between India and China. चलिए ठीक है, तो इंडियन आर्मी प्रोक्योर करेगी 12 पेट्रोल बोट्स, किस कंपनी से, कंपनी का नाम याद रखिएगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। और ये किसके अंडर होगा सारा, ये होगा अंडर आत्मनिर्भर भारत। और पेट्रोलिंग कहाँ की जाएगी, आपकी पैंगोंग लेक में की जाएगी, जो कि कहाँ पर है, लद्दाख में, ठीक। चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक टर्म याद रखिएगा, पूछे जाने के चांस होते हैं, आपको पता होना चाहिए, 40 ISEA
ठीक है। 40 ISEA ये क्या है? 40 मतलब 40th एडिशन एंड ISEA मतलब इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू एंटार्क्टिका। मतलब अभी रिसेंटली इंडिया का 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू आर्टिका एंटार्क्टिका चला। मतलब यहाँ से इंडिया से कहाँ से गोवा के भी मार्मोगोआ पोर्ट से इंडियन साइंटिस्ट कहाँ एंटार्क्टिका गए फॉर रिसर्च पर्पस। ऑल राइट। एंड आते वक्त वहां से जो 39th एडिशन था इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन का, उसके जो साइंटिस्ट थे उनको वापस लेते हुए ये आएंगे। ऑल राइट। तो ये टर्म याद रखिएगा 40 ISEA जो कि होता है 40th एडिशन ऑफ इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू एंटार्क्टिका। ठीक है। तो 40 ISEA हम देख चुके हैं क्या होता है, मतलब ये इसका 40th एडिशन था। ऑल राइट। कहाँ पे जाएगा ये जाएगा एंटार्क्टिका। कहाँ से गया है? गोवा से। गोवा में भी कहाँ से? मार्मागांव पोर्ट से। ऑल राइट। चलिए इसके बारे में अगर कुछ पढ़े हम। India flagged off the 40th Indian scientific expedition to Antarctica from Marmagoa Port, Goa. The expedition will have 43 members and the chartered ice-class vessel MV Visly Golovin. ठीक है, ये उसका वेसल का नाम है जिसमें ये एक्सपीडिशन जाएगा, जो मतलब आपका शिप है उसका नाम है। ठीक है। नेक्स्ट चीज, ऑन रिटर्न द वेसल विल ब्रिंग बैक द मेंबर्स ऑफ 39th एक्सपेडिशन। द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस लॉन्च दिस एक्सपेडिशन। एंड ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, ये भी चीज याद रखिएगा। इट वॉज लॉन्च्ड बाय किनके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ऑल राइट। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा ये आपका एक्सपेडिशन लॉन्च किया गया। फिर नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द इंडियन एंटार्क्टिक प्रोग्राम। मतलब ये इनकी और भी बहुत सारे आप इसमें देखेंगे तो बहुत लोगों ने हेल्प किया। जैसे अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोल इसको इंडियन ऑयल के द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा कि आप वहाँ जाइए। तो बहुत सारे, ताकि रिसर्च हो सके एंड इंडिया का नाम रोशन हो सके, तो सब मिलजुल के काम करते हैं। तो मेन चीज़ इस टॉपिक से क्या याद रखने का है कि 40th एडिशन था आपका इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू एंटार्क्टिका। एंड कहाँ से लॉन्च किया गया? ये मार्मागोआ गोवा से लॉन्च किया गया था। एंड कहाँ पे जाएगा? ये एंटार्क्टिका में जाएगा। ऑल राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल मीटियोलॉजिकल कॉन्क्लेव के बारे में। ठीक है। 2-3 चीज़ याद रखनी है इसमें आपको कि लॉन्च कब की गई, किसके द्वारा लॉन्च की गई एंड किसने इनॉग्रेट की। इनॉग्रेट तो की गई नेशनल मीटियोलॉजिकल कॉन्क्लेव आपकी मोदी जी द्वारा, हमारे पीएम है जो। एंड ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी द्वारा। ठीक है। इसकी हम थीम भी देखते हैं। तो पहले देखते हैं क्या नेशनल मीटियोलॉजी कॉन्क्लेव किनके द्वारा कराई गई थी, इनॉग्रेट किनके द्वारा की कराई गई? हमारे जो पीएम है मोदी जी, इनके द्वारा कराई गई। ऑल राइट। फिर कहाँ कराई गई? न्यू दिल्ली में हुई थी ये। अगर मैं इसकी थीम की बात करूँ, आपको थीम भी याद रखिएगा, थीम भी इंपॉर्टेंट है। थीम थी मीटियोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। मीटियोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ नेशन। ऑल राइट। ये आपकी थीम रही 2021 के मीटियोलॉजिकल कॉन्क्लेव की। ऑल राइट। फिर हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराई गई थी ये? CSIR याद रखिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। एंड इनकी भी अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें वो है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। इनके द्वारा आपकी ये नेशनल मीटियोलॉजिकल कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज कराई गई। देख लेते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। इनॉग्रेट की गई पीएम मोदी जी द्वारा, न्यू दिल्ली में हुई थी। लोकेशन पूछा जाए, थीम पूछा जाए तो मीटियोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ नेशन। एंड ऑर्गेनाइजर्स पूछा जाए इसके तो वो है CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। इसके बारे में अगर हम कुछ डिटेल्स पढ़ें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया था। थीम रही इसको मीटियोलॉजिकल फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। ठीक है। कॉन्क्लेव वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। दिस वाज ऑन द 75th इंसेप्शन ईयर ऑफ CSIR NPL। नेशनल क्या है? NPL की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। फिर पीएम मोदी डेडिकेटेड भारतीय निर्देशक द्रव्य एंड नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल टू द नेशनल एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द स्टोन नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी।
ठीक है, तो ये सारी चीज़, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, इससे बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांस हैं इस क्वेश्चन के, तो मार्क करके ज़रूर चलिएगा इसको। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पटना मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी को एक स्टेटस मिला है, सेंटिनल ऑब्जर्विंग स्टेशन स्टेटस। ठीक है, आई रिपीट, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WMO भी बोलते हैं, उनके द्वारा इंडिया की पटना मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, जो कि पटना में मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है, उसको एक स्टेटस मिला है सेंटियन ऑब्जर्विंग स्टेशन का। ठीक है, आई रिपीट, सेंट्रल ऑब्जर्विंग स्टेशन का स्टेटस मिला है WMA द्वारा, किसको? पटना मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी को। ठीक, तो हम देखते हैं कि WMO जो कि वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा पटना मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी को एक स्टेटस मिला, और वो स्टेटस क्या है? सेंटिनल ऑब्जर्विंग स्टेशन। ऑल राइट, सेंटिनल ऑब्जर्विंग स्टेशन का स्टेटस मिला पटना मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी को। किन के द्वारा मिला है? WMO, जो कि है वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इनके बारे में अगर की पॉइंट पढ़े, यही मेन क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। पटना मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी हैज कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ सेंट्रल ऑब्जर्विंग स्टेशन स्टेटस बाय द, किसके द्वारा दिया गया? WMO के द्वारा गया। क्यों? टू रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड द लॉन्ग टर्म मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एक्सीडिंग ओवर 100 ईयर्स। मतलब आपकी ये जो पटना मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है, ये 100 साल से भी ज्यादा चल रही है, एंड इसने जो भी डाटा अभी तक ऑब्जर्व किया, जो भी डाटा कलेक्ट किया, उसको सराहना देने के लिए, उसको और अच्छा मतलब मोटिवेशन देने के लिए, इनको क्या, किस कैटेगरी में, किस चीज का स्टेटस दे दिया गया है? सेंटिनल ऑब्जर्विंग स्टेशन स्टेटस। द डिसीजन टू कन्फर द स्टेटस वॉज टेकन ड्यूरिंग द 72 WMO एग्जीक्यूटिव मीटिंग हेल्ड वर्चुअली। इस टाइम पे द पटना मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी वॉज एस्टेब्लिश इन 1867 बाय द ब्रिटिश कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स। 1867 में एस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, तो मेन चीज यही है। इसके अलावा सेंटिनल वेदर स्टेशन मेंटेन द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट robust records of the weather observation. They are key to understanding of the climate systems of global warming. मतलब सेंटिनल, आपके जो सेंटिनल, आपका जो स्टेटस दिया जाता है कि सेंटिनल ऑब्जर्विंग स्टेशन होते हैं, ये क्या होता है? इनके पास जो डाटा होता है हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड, बहुत पुराना डाटा होता है, उसको कलेक्ट करके, उसको ऑब्जर्व करके, उसके अलग कॉम्पिटिशन्स लगा के कि कैसे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो वो सारे प्रेडिक्ट करते हैं, एंड ये बहुत हेल्पफुल रहता है रिसर्च पर्पज में आगे क्लाइमेट के लिए। ऑल राइट, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है कि WMO ने पटना मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी को सेंटिनल ऑब्जर्वेशन स्टेटस दे दिया है। यही चीज याद रखना, पूछा गया तो यही पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइग्रेंट वर्कर सेल की। एक माइग्रेंट वर्कर सेल बना है ताकि एक डाटाबेस क्रिएट किया जा सके माइग्रेंट वर्कर्स का। सूरत, गुजरात में ये स्टार्ट किया गया माइग्रेंट वर्कर सेल। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया। और ये आपका किस मिशन के अंडर आता है? ये आता है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन स्कीम के अंडर आपका माइग्रेंट वर्कर सेल इस्टेब्लिश किया गया। ऑल राइट, आई रिपीट, माइग्रेंट वर्कर सेल किस पर्पस के लिए इस्टेब्लिश किया गया? ताकि एक डाटाबेस बनाया जा सके माइग्रेंट वर्कर्स का। ठीक, कहां पे स्टार्ट किया गया? ये किया गया सूरत में। सूरत कहां है आपका? गुजरात में है। ऑल राइट, फिर ये पूछा जा सकता है कि ये किस मिशन के अंडर आता है या किस स्कीम के अंडर आता है? तो ये आता है आपका नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन स्कीम। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन स्कीम के अंडर आपका ये माइग्रेंट वर्कर सेल आता है, जो कि डाटाबेस क्रिएट करता है माइग्रेंट वर्कर्स का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ये इनॉग्रेट किन के द्वारा किया गया? इनॉग्रेटेड बाय हुम? इट वाज इनॉग्रेटेड बाय धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया। ऑल राइट, इसके बारे में अगर हम कुछ की डिटेल्स पढ़ें कि यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड माइग्रेट वर्कर सेल इनॉग्रेट किया गया, गुजरात में इनॉग्रेट किया गया। ये इनिशिएटिव किसका है? सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इनिशिएटिव है। एंड ये हेल्प करेगा माइग्रेंट्स फ्रॉम ओडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर्किंग इन द डिफरेंट इंडस्ट्रीज ऑफ सूरत। द सेल विल बी बेस्ड एट iLab, Udhan, Surat, and has been created under the National Urban
नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन स्कीम के अंडर इसको बनाया गया। और इसका जो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है वो क्या है, वो है टू क्रिएट डाटाबेस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स इन सूरत सिटी विच विल बी यूजफुल ड्यूरिंग द नेचुरल कैलेमिटीज एंड अदर सिचुएशंस लाइक पेंडेमिक। मतलब जैसे जॉब लूज कर देते हैं तो वहां पे पता तो रहेगा कि किसने कितनी जॉब लूज की, एक डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा आपके पास। ऑलराइट, चलिए अगला देखते हैं। अगला हम बात करेंगे ब्लास्टलेस, आई रिपीट ब्लास्टलेस ट्रैक्स की। ब्लास्टलेस ट्रैक्स आपकी ये ट्रैक्स डेवलप किए जा रहे हैं। 82 किलोमीटर लॉन्ग ये आपका कॉरिडोर बनेगा, 2025 तक बनेगा। एंड ये हाई स्पीड RRTS ट्रेन के लिए बन रहे हैं। आई रिपीट, ब्लास्टलेस ट्रैक्स आपके हाई स्पीड RRTS ट्रेन के लिए बन रहे हैं। ठीक है, इन ट्रेन की स्पीड इन पे ट्रैक्स पर कितनी होगी, अराउंड 180 किलोमीटर पर आवर तक इनकी स्पीड रहेगी। 82 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर बन के तैयार हो जाएगा 2025 तक। यही चीज़ याद रखना है इसमें। ठीक है, अगर हम इसमें की पॉइंट्स पढ़ते हैं कुछ, कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन विल बी इंडिजिनियसली डिजाइंड ब्लास्टलेस ट्रैक्स फॉर कंट्रीज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम। RRTS ट्रेन मतलब रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिए, RRTS। ऑलराइट, तो ये क्या है, इट इज RRTS इज अ टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स हाई स्पीड ट्रेन्स, देयरफॉर दीज ट्रैक्स विल बी सुटेबल फॉर हाई स्पीड ट्रेन्स रनिंग अप टू 100 किलोमीटर पर आवर एंड रिक्वायर लो मेंटेनेंस। Track slabs will be first used on the 17-kilometer long Shahibad-Duhai priority section of Delhi-Ghaziabad-Meerut RRTS corridor. The section will be operational by 2023, while the entire 82-kilometer corridor will be completed by 2025 तक वो complete हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका ब्लास्टलेस ट्रैक्स। ठीक, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन चलेंगी। यहाँ पे किस कॉरिडोर पे बनेगा, ये आपका दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पे ये बनेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एंड इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड पूछे जाने के बहुत 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 ज़्यादा चांसेस हैं। लेसी वेव 1 रिपोर्ट हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि लेसी वेव 1 रिपोर्ट LASI दैट स्टैंड्स फॉर लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया वेव 1 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपकी एजिंग पॉपुलेशंस के लिए है। ये इंडिया की पहली एंड वर्ल्ड की लार्जेस्ट सर्वे होने वाला है फॉर एजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। आई रिपीट, लेसी वेव 1 रिपोर्ट आपका इंडिया का पहला एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट सर्वे होने वाला है फॉर एजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ये एक स्टेप है टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत योजना। आई रिपीट, सॉरी, आत्मनिर्भर भारत नहीं, ये स्टेप है टुवर्ड्स आयुष्मान भारत योजना। ऑलराइट, आयुष्मान भारत योजना के अंडर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड ये इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया था, तो किनके द्वारा किया गया, रिलीज किया गया आपके हर्षवर्धन जी के द्वारा। इसके बारे में अगर हम पढ़ें, LASI वेव 1, लेसी वेव 1 होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया। पहली चीज फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक, फिर ये क्या है, इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सर्वे किस पर, एजिंग पॉपुलेशन। एजिंग पॉपुलेशन पे इंडिया का पहला और वर्ल्ड का लार्जेस्ट सर्वे होने वाला है। ठीक है, और ये आयुष्मान भारत योजना के अंडर आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो भी बताए। नेक्स्ट, कि यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा आपका ये वर्चुअली रिलीज किया गया लेसी वेव 1 रिपोर्ट 2020। ये एक इंडिया का पहला एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट सर्वे होने वाला है, प्रोवाइडिंग बेस फॉर डिजाइनिंग नेशनल लेवल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज फॉर एजिंग पॉपुलेशन इन इंडिया। मतलब उनसे कैसे डील करना है, उनके साथ टैकल क्या करना है, उनको आगे आगे अगर कोई दिक्कत होती है उनको हैंडल करने के लिए, तो सारा एक प्रोग्राम्स इनिशिएटिव स्टार्ट किए जाएंगे। This report is also a step towards Ayushman Bharat Yojana, which focuses on the expansion of the healthcare facilities. The information obtained from the LASI wave has covered 4 dimensions: health, healthcare and healthcare financing, economical and social aspect। मतलब बेसिकली उनसे रिलेटेड, जैसे हमने देखा कोरोना के टाइम पे बड़े लोग ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे थे, तो उनके लिए ही, उनको ध्यान में रखते हुए ही ये एक लेसी वेव 1 रिपोर्ट डाटा, ताकि एक हमारे पास प्रॉपर डाटा हो, एक अगर हम डाटाबेस क्रिएट कर सकें ताकि हमें पता लगे कि किस व्यक्ति को कैसी प्रॉब्लम है, किस व्यक्ति को किस एज में कितनी प्रॉब्लम आ रही है, किस एज ग्रुप के बच्चों को या किस एज ग्रुप के व्यक्तियों को किस तरह की प्रॉब्लम से डील करना पड़ रहा है, एक हमारे पास रॉ डाटा मिल सके। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट की, जो कि मध्य प्रदेश में डेवलप होने वाला है, नर्मदा रिवर पे डेवलप होगा, और जिस डैम पर बनेगा वो है ओमकारेश्वर डैम। ठीक, आई रिपीट ये सारी चीज, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट बनने वाला है, नर्मदा रिवर पे बनेगा, मध्य प्रदेश में बनेगा, एंड ओमकारेश्वर डैम पर बनेगा। और ये जो एनर्जी या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा वो है 600 मेगावाट की। सारी चीज याद हो गई क्या? वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट कहां बनेगा? मध्य प्रदेश में बनेगा। किस रिवर पे बनेगा? नर्मदा रिवर पर बनेगा। फिर पूछा जा सकता है किस डैम पर बनेगा? यह आपका ओमकारेश्वर डैम पर बनेगा। ठीक है, इतना हो गया। ये आपका 600 मेगावाट एनर्जी प्रोवाइड करेगा ये चीज। ठीक है, सिंपल 3 क्वेश्चन है। लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट कहां बनेगा? आपका मध्य प्रदेश में, नर्मदा रिवर पे बनेगा, ओमकारेश्वर डैम पर बनेगा। ऑलराइट, चलिए इसके बारे में कुछ पढ़ें कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो कि 600 मेगावाट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ओमकारेश्वर डैम पे बनेगा, नर्मदा रिवर पे बनेगा, एंड खांडवा डिस्ट्रिक्ट, आप याद भी रख सकते हैं, खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में बनेगा। मध्य प्रदेश जरूर याद रखना। ठीक है, ये पावर जनरेट करना कब से स्टार्ट करेगा? 2022-2023 तक। फिर अगर हम इस जिस्ट पढ़ें इस प्रोजेक्ट की, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी इन अबाउट 2000 हेक्टेयर वाटर एरियाज एंड द फ्लोटिंग पैनल्स विल बी इंस्टॉल्ड इन द बैक वाटर्स ऑफ ओमकारेश्वर डैम। एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट जो होगी इसकी 3000 करोड़ तक की होगी। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड बैंक एंड पावर ग्रिड हैड ग्रांटेड कंसेंट टू प्रोवाइड फंड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। The primary feasibility study for the project has been completed by the state government in collaboration with World Bank. The project is expected to provide cheap and good quality power in about 2 years. Obviously solar power है तो आपकी एक एनर्जी भी अच्छी है। ठीक है, चीप इसलिए है क्योंकि फ्री आती है तो इस पर ज़्यादा खर्चा नहीं होता। बस खर्चा क्या होता है, जो आपके सोलर पैनल है उनको टाइम टू टाइम साफ करते रहना है। अगर उन पर डस्ट जमेगी तो जो वो सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे पैनल्स, वो कम होती जाती है। तो जो प्रिकॉशन रखने की होती है कि उनको साफ रखें, उनके ऊपर कोई डस्ट ना जमे। ऑलराइट, तो ये थी आपकी वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट। कहाँ बनेगा? ओमकारेश्वर डैम पे, नर्मदा रिवर पर, एंड मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एडुकॉन 2020 की। एडुकॉन 2020 एक 2 दिन का वर्चुअल अखंड कॉन्फ्रेंस थी। 2 दिन चली थी आपकी लगातार एक अखंड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इनॉग्रेट की गई थी हमारे रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। आप पिक्चर देख सकते हैं इनकी, एडुकॉन 2020। रीज़न क्या रहा एडुकॉन 2020 का ऑर्गेनाइज कराने का? वो था कि हम क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम अपने एजुकेशन के साथ मिला सकें। जैसे हम देख रहे हैं कि वर्चुअल रियलिटी आ रही है, तो हम क्या है कि कैसे वर्चुअल रियलिटी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और जो नई नई एप्लीकेशंस आ रही हैं, नए अब क्या है कि नया मतलब आपका हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि सब कुछ डिजिटाइज हो रहा है। तो क्या हम कैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस को हम कैसे उसका फ़ायदा उठा सकें और हम कुछ ऐसी चीज़ें बिल्ड कर सकें ताकि हमारी एजुकेशन में उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। तो इन सब चीज़ों पे रिसर्च की जाती है, उन सब चीज़ों को डिस्कस किया है एडुकॉन 2020 के दौरान कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इंक्लूड कर सकें एजुकेशन में एंड उसका फ़ायदा उठा सकें। जैसे अब हमने देखा, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि इसका क्या फ़ायदा हुआ। जूम क्लासेस, पहले अगर ऑनलाइन क्लासेस की हम बात करते, अगर पहले कभी 2000 के टाइम पे अगर पेंडेमिक आता तो क्या हम ऐसे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते थे बच्चों की? बिल्कुल नहीं ले सकते थे। ये क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, इतना ज़्यादा एडवांसमेंट आ रहा है, इतना ज़्यादा आप देख रहे हैं कि डिजिटाइजेशन हो रहा है। इसी की बदौलत अगर आप आजकल हम ऑनलाइन क्लासेस ले पा रहे हैं, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, वो सिर्फ इसी की वजह से। यूट्यूब पर हम जैसे हम आपको पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा पा रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं हमसे, ये रीज़न इसी की वजह से कि हमने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को उसका यूज़ करते हुए यूट्यूब डेवलप किया। यूट्यूब के थ्रू हमने वेरियस मीडियम्स डेवलप करे कि हम फिर देखा कि अरे हम वीडियो बना सकते हैं, फिर हमने उसके वीडियो से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए, एप्लीकेशंस डेवलप की, एंड उसके फिर मीडियम से हमने क्या अब आपके लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं मटेरियल, हम आपको ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब क्या है, धीरे धीरे डिजिटाइजेशन होगी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो आपको एजुकेशन में उसका हम कैसे फ़ायदा ले सकते हैं उस पर बात की गई।
ऑल राइट, द 2 डे वर्चुअल अखंड कॉन्फ्रेंस एडुकॉन 2020 हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा कराई गई। ठीक है, फिर ये 31 और लॉन्ग लंबी चलने वाली थी। एंड किसके पॉसिबल क्या था, मतलब रीज़न इसका ये था कि हम एक्सप्लोर करें पॉसिबिलिटीज ऑफ आईसीटी इन द हायर एजुकेशन टू प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन इन इंडिया। इट्स थीम भी याद रखिएगा, इट्स थीम वॉज, जो थीम रही वो थी एनविसाइजिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस। ऑल राइट, तो आप देख सकते हैं ये है आपका एडुकॉन 2020। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फ्लिपकार्ट ने नीति आयोग के साथ मिलकर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए एक कोलैबोरेशन किया। आई रिपीट, फ्लिपकार्ट ने नीति आयोग के साथ मिलकर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए कोलैबोरेट किया। फिर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के बारे में हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि ये जो इनिशिएटिव था ये 8th ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट रहा, कहाँ पर, हैदराबाद में, जिसके दौरान हमने इसकी बात करी। ठीक है, तो अगर हम देखें कि क्वेश्चन कैसे आएगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने नीति आयोग के साथ मिलकर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे बात की, या फिर फ्लिपकार्ट और नीति आयोग ने मिलकर किस फील्ड की डेवलपमेंट की बात करी। ठीक है, फ्लिपकार्ट एंड नीति आयोग ने मिलके किस पे, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे इसकी डेवलपमेंट की बात करी। ऑल राइट, और फिर हम एक चीज और देखेंगे कि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट रिसेंटली हमने देखी थी, इसका 8th एडिशन हुआ था। ऑल राइट, जिसके दौरान ये बात सब हुई। एंड ये आपका 8th ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट था, जो कि कहाँ पे हुआ था, हैदराबाद में। ऑल राइट, 8th एडिशन ऑफ ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट था, जो कि ये जिसके दौरान हमने ये सारी बातें करी, और ये हुई कहाँ पे थी, ये हुआ था हैदराबाद में। ठीक, इसके बारे में अगर हम कुछ पढ़ें, एज अ पार्ट ऑफ टू एनहेंस community experience for women entrepreneurs, India, Flipkart and Niti Aayog have collaborated to launch the updated women entrepreneurship platform. ये जो women entrepreneurship program होगा, it is a kind of a unified access portal launched by Niti Aayog in 2017 to support women entrepreneurs. इसके अंडर होगा क्या, देखें, the revamped platform has multiple regional language support, allows interaction with women, fellow women entrepreneurs and mentors and question and answer portal. मतलब एक पोर्टल बना दिया, वहाँ पे अगर किसी भी वीमेन को किसी से बात करनी है, दूसरे एंटरप्रेन्योर्स, वीमेन एंटरप्रेन्योर्स से, या कोई क्वेश्चंस हैं या कोई डिस्कशन है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो वो वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये पोर्टल करेगा क्या, विल कनेक्ट वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हु सीक क्लैरिफिकेशन ऑन जीएसटी, फंडिंग, पैसे से रिलेटेड, बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, बिजनेस के रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्या क्या परमिशंस लेनी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हेल्प की जाएगी। ऑल राइट, फिर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की आगे बात करें तो थ्रू द प्लेटफॉर्म मेंटरशिप इज ऑल्सो बीइंग ऑफर्ड टू वीमेन मेंटीज थ्रू अ डेडिकेट ऑनलाइन मैकेनिज्म बीइंग प्रोवाइडेड बाय फिकी एफएलओज अंडर एम्पावरिंग द ग्रेट 50% कैंपेन। मेंटरशिप प्रोग्राम आ गया। फिर अगर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें प्लेटफॉर्म की, इट इज़ एन इनिशिएटिव बाय नीति आयोग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत ड्यूरिंग द 8th ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में हुई। इट एम्स टू प्रोवाइड फ्री क्रेडिट रेटिंग्स, मेंटरशिप, फंडिंग सपोर्ट टू विमेन एंटरप्रेन्योर्स, अप्रेंटिसशिप एंड कॉर्पोरेट पार्टनरशिप। ऑल राइट, तो ये सारी चीज़ें याद रखना आपका किससे रिलेटेड है, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप से, जो कि बढ़ावा देगा कौन, फ्लिपकार्ट एंड नीति आयोग मिलके। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सी विजिल 2021। सी विजिल 2021 आपका लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है। रिसेंटली इसका 2nd एडिशन देखा गया। इंडियन नेवी के द्वारा कराई जाती है, और कहाँ पर कराई जाती है, इंडिया की कोस्ट लाइन जो कि 7,516 किलोमीटर लंबी है उसमें, एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कराई जाती है। इसमें वेरियस फोर्सेस का भी पार्ट हमने देखा, जैसे नेवी का, इंडियन कोस्ट गार्ड का, एयरफोर्स का, एनएसजी जो कि आपके नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, फिर बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनका भी हमने इसमें सहयोग देखा। ठीक है, तो अगर हम बात करें सी विजिल की, सी विजिल 21 अभी हमने रिसेंटली इसका 2nd एडिशन देखा। ठीक है, ये आपकी लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है।
फिर इंडियन नेवी के द्वारा कराई जाती है ये, एंड ये कहाँ कराई गई? अलोंग कोस्ट लाइन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये आपकी कोस्ट लाइन कितनी? 7,516 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इसमें फिर किस किस फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया? जैसे हम देखें तो नेवी ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने, एयरफोर्स ने, एनएसजी ने, बीएसएफ ने, इन सब का इसमें सहयोग दिखा। अगर इसके बारे में हम कुछ पढ़ें, द सेकेंड एडिशन ऑफ बाइनियल पैन इंडिया लार्जेस्ट कोस्टल एक्सरसाइज सी विजिल 2021 कोऑर्डिनेटेड बाय इंडियन नेवी के द्वारा कराई गई। ठीक है, कहाँ कराई गई थी? एंटायर 7516 किलोमीटर कोस्ट लाइन एंड इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम नेवी इसमें किसका हम देखेंगे तो इंडियन एयरफोर्स का, कोस्ट गार्ड का, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का, ऑयल हैंडलिंग एजेंसीज एंड एयरपोर्ट्स पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज। द एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड टू असेस द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ इंडियाज कोस्टल डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। The exercise was facilitated by the Ministry of Defense, Home Affairs, Shipping, Petroleum and Natural Gas, Fisheries, इन सब के द्वारा ये फैसिलिटेट की गई। इसका जो पहला एडिशन था वो 2019 जनवरी में हमने देखा था, तो ये भी याद रखिएगा। ऑलराइट, कि जनवरी 2019 में हमने फर्स्ट एडिशन देखा था किसका? सी विजिल 2021 में जो सेकेंड एडिशन हुआ है उसका। चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंडिया का फर्स्ट एवर फायर पार्क कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है? ये हुआ है उड़ीसा में। नवीन पटनायक जी द्वारा ये क्या इनॉग्रेट किया गया था। ऑलराइट, इसके बारे में अगर हम कुछ चीज़ें पढ़ें कि नवीन पटनायक जी द्वारा वर्चुअली इनॉग्रेटेड द इंडियाज फर्स्ट फायर पार्क, कहाँ पर? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ठीक है, इन्होंने इसी टाइम पर एक और प्लेटफॉर्म लॉन्च किया कि अग्निशमन सेवा, टू प्रोवाइड थ्रू विच 16 फायर रिलेटेड सर्विसेज कैन बी अवेल्ड। मतलब फायर रिलेटेड सर्विस मतलब अगर मान लो कोई भी दिक्कत आ जाती है, कहीं पे आग लग जाती है, तो उससे रिलेटेड या कोई वहाँ पे कोई भी अगर डिजास्टर आ जाता है तो उससे रिलेटेड यहाँ पे ये फायर पार्क बनाया गया ताकि लोगों को अवेयरनेस मतलब जागरूकता फैलाई जा सके, उससे रिलेटेड कैसे बचना चाहिए, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे बताई जाएंगी। कहाँ पे बनाया गया है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। द फायर पार्क इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव टू प्रोवाइड अवेयरनेस ऑन फायर सेफ्टी मेजर्स, मेनली फोकसिंग ऑन schools and कॉलेजिंग स्टूडेंट्स. It is located under the premises of the Odisha Fire and Disaster Academy in Bhubaneswar. The fire service portal Agnishama Seva portal will provide 16 fire related services. Alright, तो आप देख सकते हैं ये इंडिया का फर्स्ट एवर फायर पार्क था। क्वेश्चन सीधा आएगा कि इंडिया का फर्स्ट एवर फायर पार्क कहाँ बना है? उड़ीसा, भुवनेश्वर में, याद रखिएगा। ठीक है, इनॉग्रेट किया गया किनके द्वारा? नवीन पटनायक जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा इंडिजीनियसली बिल्ट एंड डेवलप्ड पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार। ठीक है, पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार बन गई है। ये किन के द्वारा इनॉग्रेट की गई थी? ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा पहली बार इनॉग्रेट की गई थी। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड ड्राइवरलेस मेट्रो कार ड्यूरिंग अ फंक्शन हेल्ड एट BEML, जो कि होता है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसका पहले नाम था, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन बेंगलोर, कर्नाटका। द ड्राइवरलेस मेट्रो कार आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय BEML फॉर मुंबई मेट्रोपोलियन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। BEML के द्वारा ये ड्राइवरलेस मेट्रो कार डेवलप की जा रही है एंड कहाँ पे भेजी जाएंगी? ये मुंबई मेट्रोपोलियन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब मुंबई के लिए ये BEML के द्वारा ड्राइवरलेस मेट्रो कार डेवलप की जा रही है एंड 2024 तक जनवरी में 576 कार डेवलप की जाएंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हर्षवर्धन जी के द्वारा डॉपलर वेदर राडार्स आपके इनॉग्रेट किए गए दो जगह पर, उत्तराखंड में एंड हिमाचल प्रदेश में। ऑलराइट, मुक्तेश्वर उत्तराखंड में एंड कुफरी हिमाचल प्रदेश में डॉपलर वेदर रडार्स को इनॉग्रेट किया गया। किनके द्वारा? आपके हर्षवर्धन जी के द्वारा। ठीक है, और ये कब इनॉग्रेट किया गया था? 146वें 146 फाउंडेशन डे पे ऑफ IMO, जो कि है इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इनके इस दिन 146 फाउंडेशन डे था। ऑलराइट, एंड इनॉग्रेट किया गया हर्षवर्धन जी के द्वारा। कहाँ पर? दो जगह याद रखना। कौन कौन सी जगह? उत्तराखंड एंड कुफरी हिमाचल प्रदेश। ऑलराइट, इसके बारे में अगर हम कुछ डिटेल पढ़ें कि ऑन द 146th फाउंडेशन डे ऑफ IMD, जो कि इंडियाज मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उनके 146 फाउंडेशन डे पे, दैट वाज हेल्ड ऑन जनवरी 2021 इन न्यू दिल्ली, डॉक्टर हर्षवर्धन इनॉग्रेटेड व्हाट?
डॉपलर वेदर रेडार्स एट मुक्तेश्वर उत्तराखंड एंड कुफरी हिमाचल प्रदेश, इन दो जगह पे डॉपलर वेदर रेडार्स को क्या किया, इनॉग्रेट किया गया. So friends, this was our video. I hope you enjoyed our video. If you liked our video, do hit the like button, share the link with your friends, and if you haven't subscribed to our channel or if you are new to our channel, then do subscribe because it motivates us to bring a better content for you guys. Also, if you have any trouble regarding login or payment or any other issues, then you can reach to us on our mail, that is support@affairscloud.com, or you can call us on the number 9677333862 and we'll resolve your issue as soon as possible. Also, you should go and check our courses that are available at a very reasonable price and that will help you to boost your preparations for upcoming government exams. You can use the code Vikas10 to get a straight 10% discount on any purchase you make. All right, so that's all for the day. Take care.